कहानी की शुरुआत में हमें रिकी को दिखाया जाता है, जिसका हमेशा से ये सपना था कि वो अपने लिए एक घर ले। अपने घर के लिए उसने पैसे भी जमा कर लिए थे, लेकिन सन 2008 में पूरी दुनिया में मंदी आई, जिसके चलते रिकी के सारे पैसे खत्म हो गए और अब वो अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी छोटी बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहता है। इनके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए रिकी की वाइफ को होम केयर नर्स का काम करना पड़ता है, जिसमें बूढ़े लोगों की देखभाल करनी पड़ती है और उनकी गंदगी भी साफ करनी पड़ती है। वहीं रिकी को नौकरी की तलाश है। दरअसल ना ही उसके पास एजुकेशन है और ना ही कोई प्रोफेशनल डिग्री, इसीलिए ही उसे काम मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। रिकी चाहता है कि किसी भी तरह से वो पैसे कमाकर अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे। वो एक आदमी से मिलने के लिए जाता है जिसका डिलीवरी का काम है। इस आदमी का नाम मेलोनी है। मेलोनी से बताता है कि ये एक तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड डिलीवरी है, यानी कि जो भी पैकेजेस वो डिलीवर करने जाएगा उनकी पूरी जिम्मेदारी रिकी की ही होगी। अब इसके लिए उसे एक वैन की भी जरूरत है। अब मेलोनी रिकी से कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम हमारी खुद की वैन को हायर कर लो, जिसके लिए तुम्हें हर रोज 70 यूरोज पे करने होंगे, और दूसरे ऑप्शन में तुम्हें 1000 यूरोज डाउन पेमेंट करनी होगी, और इसके बाद तुम्हें 3 सालों तक इंस्टॉलमेंट्स देनी होंगी, और इसके बाद वैन तुम्हारी खुद की हो जाएगी। और इतने पैसे निकालना किसी भी ड्राइवर के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि हर रोज तुम 100 से 200 यूरोज तक कमा सकते हो। अब रिकी को दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसे 1000 यूरोज देने के बाद हर महीने मात्र 400 यूरोज देने होंगे, और फिर वैन भी उसी की ही हो जाएगी। घर आकर ये सारी बातें वो अपनी पत्नी एबी को बताता है। एबी कहती है, लेकिन हमारे पास 1000 यूरोज तो नहीं है। रिकी इससे कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारी पुरानी गाड़ी को बेच दें। यह सुनकर एबी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो इससे कहती है कि मैं 6 अलग अलग घरों में काम करती हूँ और हर एक घर एक दूसरे से बहुत दूर है। अगर मैंने अपनी कार बेच दी तो बस से ट्रेवल करने में मुझे बहुत तकलीफ होगी। अब रिकी कहता है कि अगर सब कुछ ठीक चला तो अगले 4 सालों में हम गाड़ी के साथ अपना घर भी खरीद लेंगे। अब एबी उसकी बात मान जाती है और अब वो अपनी गाड़ी बेचकर उसे 1000 यूरोज दे देती है। ये लेकर वो मेलोनी के पास जाता है। यहाँ पर 1000 यूरोज की डाउन पेमेंट करने के बाद उसे एक वैन मिल जाती है, और अब मेलोनी उसे एक स्कैनर देता है और इससे कहता है कि ये स्कैनर तुम्हारे काम के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये स्कैनर खराब हुआ या खो गया तो इसके तुम्हें 1000 यूरोज पे करने होंगे। अब यहाँ पर रिकी को काम मिल चुका है। वो अपने पैकेजेस की डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं होता जितना इसे बताया गया था। कुछ जगहों पर उसे पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ट्रैफिक वाले उसे गाड़ी को पार्क नहीं करने देते, और कुछ कस्टमर्स उससे कोऑपरेट नहीं करते, और किसी पैकेज पर एड्रेस भी गलत लिखा होता है, और उसे अपने सारे पैकेजेस एक ही दिन में डिलीवर करने होंगे, जिसके लिए उसे 14-15 घंटे लग जाते हैं, जिस वजह से वो अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता। वहीं एबी की लाइफ भी पहले से बहुत ज्यादा टफ हो चुकी है, क्योंकि अब उसे बस से ही ट्रेवल करना पड़ता है, और जब बस नहीं मिलती तो पैदल ही उसे दूसरे घर तक जाना पड़ता है, जिस वजह से उसे सुबह बहुत जल्दी निकलना पड़ता है और रात को वो भी बहुत देर से आती है। ये दोनों इतने ज्यादा थक जाते हैं कि कभी कभी सोफे पर ही सो जाते हैं। वहीं अब ये दोनों अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे। हालांकि इनकी बेटी बहुत समझदार होती है, वो खुद ही अपने सारे काम करती है, लेकिन इनका जो बेटा है उसकी उम्र ऐसी है जिस उम्र में बच्चे भटक जाते हैं, और अब वो स्कूल नहीं जाता बल्कि ऐसे आवारा लड़कों के साथ घूमता है जो स्कूल जाना सही नहीं समझते। अब जल्द ही ये बात रिकी और एबी को पता चल जाती है, और अब रिकी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है। वो इसे बताता है कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ ही तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, लेकिन उसका बेटा इन सब बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो रिकी को उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि तुमने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है, तुमने सिर्फ हमें गरीबी ही दी है। रिकी को ये बात बहुत बुरी लगती है, इसलिए ही वो वहाँ से चला जाता है, और अब इनका बेटा भी नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। एबी वहीं पर ही बैठे बैठे अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही होती है, और उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ जाते हैं। दरअसल किस्मत इनका साथ नहीं दे रही। वहीं अब रिकी की बेटी उसे अपने साथ काम पर ले जाने के लिए कहती है। रिकी उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ काम पर ले जाता है। रिकी की बेटी बहुत स्मार्ट होती है, जिसकी मदद से आज वो अपने सारे पैकेजेस टाइम पर ही डिलीवर कर देता है। साथ ही उसकी बेटी को टिप भी मिलती है, जो रिकी को कभी भी नहीं मिलती। टिप के पैसों से रिकी अच्छा खाना लेता है
और घर जाकर अपने परिवार के साथ आज बड़े दिनों बाद डिनर करता है। उसका बेटा भी आज बहुत खुश है। रिकी और एबी को ये एहसास होता है कि ये अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे, लेकिन ये दोनों ही मजबूर हैं। इन्हें बच्चों की फीस, घर का किराया, घर का खर्चा और वैन की EMI देने के लिए पैसे कमाने होंगे। अगले दिन एक बार फिर से ये दोनों के दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और तभी एबी को इसके बेटे के स्कूल से फोन आता है और इसे बताया जाता है कि तुम्हारे बेटे ने आज किसी के साथ झगड़ा किया है, तुम्हें इसी वक्त ही स्कूल आना पड़ेगा। एबी जिस जगह पर होती है वो स्कूल से बहुत दूर होती है, इसीलिए वो रिकी को कॉल करती है और कहती है कि तुम स्कूल चले जाओ। रिकी उस वक्त स्कूल के आसपास ही होता है, लेकिन अभी उसके पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि उसे हर पैकेज को टाइम पर ही डिलीवर करना होगा। ना ही कंपनी में कोई ऐसा रूल होता है कि कोई हाफ डे में जा सकता है। अगर किसी ने छुट्टी की या बीच में कोई काम छोड़ कर गया तो उसे 100 यूरोज का फाइन देना पड़ता है। साथ ही उन्हें नेगेटिव रेटिंग मिलती है जिससे उनकी जॉब भी जा सकती है। लेकिन किसी तरह से रिकी शाम को स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती क्योंकि उसके यहाँ पर आने से मात्र 15 मिनट पहले पूरे का पूरा स्टाफ जा चुका है। अगली सुबह रिकी को पता चलता है कि उसके बेटे को 1 महीने के लिए स्कूल से निकाल दिया गया है। अगर रिकी टाइम पर स्कूल पहुंच जाता तो उसके बेटे को स्कूल से 1 महीने के लिए ना निकाला जाता। अब एबी भी उसे ही ब्लेम करती है और इससे कहती है कि अगर तुमने मेरी कार नहीं बेची होती तो आज सब कुछ ठीक होता, मैं अपने बच्चों को वक्त दे पाती। और एबी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रिकी को एहसास होता है कि इस मुश्किल वक्त में जहाँ इसके परिवार को एक होना चाहिए था, अब उसका परिवार बिखर रहा है। इसीलिए वो काम पर जाने के बाद मेलोनी से कहता है कि मुझे 1 वीक की छुट्टी चाहिए, मैं अपने परिवार को वक्त देना चाहता हूँ। पर मेलोनी साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारा खुद का काम है और ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। अगर तुम 1 हफ्ते के लिए नहीं आते तो मुझे तुम्हारी जगह पर कोई और ड्राइवर रखना होगा। और अब रिकी को उसकी बात माननी पड़ती है। अब वो काम पर चला जाता है और तभी पुलिस स्टेशन से इसे कॉल आता है कि तुम्हारा बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया है। रिकी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वो एबी को कॉल करता है लेकिन एबी इसकी कॉल नहीं उठाती और अब वो मेलोनी के पास जाता है। मेलोनी इसे किसी भी हालत में छुट्टी नहीं देना चाहता, लेकिन रिकी उसकी बातों की परवाह किए बगैर ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पुलिस ऑफिसर इसे बताता है कि तुम्हारे बेटे ने एक शॉप से पेंट की बोतल्स को चोरी किया है। रिकी पुलिस ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करता है कि इसके बेटे की उम्र बहुत कम है, इसीलिए ही इस पर कोई भी चार्जेस ना लगाएं। पुलिस ऑफिसर इसकी बात मानते हुए उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है और इसके बाद वो अपने बेटे को घर ले आता है। अब एबी भी घर आ चुकी है और अब एबी को अब सब कुछ पता चल चुका है। रिकी अब अपने बेटे से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मुझे पूरे 100 यूरोज का नुकसान हुआ और नेगेटिव रेटिंग अलग से मिली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन उसका बेटा उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं सुन रहा होता, बल्कि अपने फोन पर बिजी होता है, जिससे रिकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसका फोन छीन लेता है। और अब उसका बेटा भी उठकर रिकी से लड़ने लग जाता है, पर एबी बड़ी मुश्किल से ही इन दोनों को अलग कर देती है। इनका बेटा नाराज होकर घर से निकल जाता है और अब एबी रिकी से कहती है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। अगर तुम दोनों के बीच में जो रिश्ते की दीवार है वो टूट गई तो तुम दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगा। अब इनका बेटा घर से बाहर है। रिकी अब उसे ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहता है, लेकिन इसकी वाइफ एबी कहती है कि वो अपने दोस्त के घर पर ही गया होगा और जल्दी ही वापस आ जाएगा। अगली सुबह ये अपने घर पर देखते हैं कि इनकी जितनी भी फोटोज थी उनके ऊपर इनके बेटे ने ब्लैक पेंट से क्रॉस लगा दिया है और अब भी उनका बेटा घर पर नहीं होता, यानी कि रात को आकर ही उसने ऐसा किया। इसके बाद रिकी अपने वैन की चाबी ढूंढता है लेकिन उसे चाबी कहीं भी नहीं मिलती। ये समझ जाता है कि इनका बेटा अपने साथ ही चाबी ले गया है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, उसके दोस्त के घर पर भी जाता है, लेकिन इनके बेटे का कुछ भी पता नहीं चलता। वो अपने मैनेजर मेलोनी को कॉल करता है और कहता है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे वैन की चाबी नहीं मिल रही। मेलोनी इस बात पर गुस्सा हो जाता है और इससे कहता है कि इस महीने तुम 2 छुट्टियां पहले ही ले चुके हो, अगर तुमने एक और छुट्टी ली तो मैं तुम्हें इस काम से निकाल दूंगा। यह सुनकर रिकी अपने घर पर वापस आ जाता है और अब शाम को उसका बेटा भी घर आता है। रिकी अब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है
और इससे वैन की चाबी मांगता है। इसका बेटा इससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी चाबी नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपना मोबाइल लेने के लिए आया हूँ। रिकी के बार बार पूछने पर भी वो इसे चाबी के बारे में कुछ भी नहीं बताता, बल्कि उल्टे सीधे ही जवाब देता है, जिससे रिकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इसे बहुत जोर का थप्पड़ मार देता है। रिकी अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है और उसी फ्रस्ट्रेशन उसी दुख में वो एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। पूरी रात वो उसी पार्क के बेंच पर बैठा रहता है। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि अब उसका परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। अगली सुबह उसकी बेटी का कॉल आता है और जब वो घर जाता है तो उसकी बेटी से बताती है कि चाबी मैंने छुपाई थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप काम पर ना जाएं और भाई को ढूंढ कर घर ले आएं, ताकि हमारा परिवार एक बार फिर से पहले जैसा हो जाए। और अब रिकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसके बच्चे उसका वक्त चाहते हैं। उसे अपने परिवार को दोबारा से जोड़ने के लिए वक्त देना होगा, लेकिन इस वक्त वो बहुत मजबूर है। वो अपनी बेटी से कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तुम दोनों को अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मैंने अपने बेटे पर हाथ उठाया है, जब भी वो घर पर आ जाएगा मैं उसे माफी मांग लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे काम पर जाना होगा। अगर मैं एक और दिन काम पर नहीं गया तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। अब हालांकि रिकी रात भर नहीं सोया होता, उसे बहुत नींद आ रही होती है, लेकिन उसे फिर भी काम पर जाना पड़ता है। पूरा दिन इसी तरह से काम करने के बाद जब वो रात को घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि अब भी उसका बेटा घर पर वापस नहीं आया। रिकी उसे ढूंढने के लिए जाना चाहता है, लेकिन एबी उसे समझाती है कि वो बहुत नाराज है, जल्द ही वो वापस आ जाएगा। अब अगले दिन एक बार फिर से रिकी काम पर जाता है, लेकिन आज कुछ लुटेरे उसे बीच रोड के पकड़ लेते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसके सारे पैकेजेस को भी लूट लेते हैं और साथ ही उसके स्कैनर को भी तोड़ देते हैं। रिकी को बहुत ज्यादा चोट आई होती है। उसकी वाइफ उसे हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां पर वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट के लिए वेट कर रहा होता है। तभी उसे मेलोनी का कॉल आता है। वो इसे बताता है कि जो भी पैकेजेस लूटे गए थे उनके पूरे पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, लेकिन उसमें 2 लोगों के पासपोर्ट्स भी थे, जिसके लिए तुम्हें $500 पे करने होंगे। साथ ही स्कैनर भी टूट चुका है, इसलिए तुम्हें $1000 उसके लिए भी पे करने होंगे। और अब ये बातें सुनकर उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आ जाता है। एबी उसका फोन लेकर मेलोनी को बहुत उल्टा सीधा बोलती है। वो कभी भी इस तरह से किसी से भी बात नहीं करती, इसीलिए ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिकी अब अपनी वाइफ को संभालता है और इससे कहता है कि चलो हम अपने घर चलते हैं, अपनी रिपोर्ट हम कर ले लेंगे। रात को जब वो अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसका बेटा घर आ जाता है और जब वो अपने डैड की ऐसी हालत देखता है तो इनसे कहता है कि आपको बहुत चोट लगी है, आपको कुछ चाय या कॉफी चाहिए। रिकी इसे मना कर देता है। इस बार इसका बेटा कहता है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा ना तो मुझे आवाज दीजिएगा। रिकी अब उसे थैंक्स कहता है और अब अगली सुबह रिकी बहुत जल्द उठ जाता है। वो अपने लिए एक कॉफी बनाता है और एबी के लिए एक नोट लिखता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे काम पर जाना होगा। और अब वो लंगड़ाते हुए अपनी वैन तक पहुँच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता उसका बेटा यहाँ पर आ जाता है और वो इससे पूछता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो। हालांकि रिकी पहले झूठ बोलता है कि मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। हालांकि उसका बेटा समझ जाता है कि इतनी सुबह कोई भी काम पर नहीं जाता और अब रिकी को सब कुछ सच बताना पड़ता है। वो कहता है कि मुझे काम पर जाना ही होगा, हम पर पहले ही बहुत कर्जा हो चुका है और जो कुछ भी नुकसान हुआ वो भी मुझे ही भरना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे काम करना ही पड़ेगा। और अब उसकी वाइफ एबी भी बाहर आ जाती है। वो इससे कहती है कि तुम्हारी तो एक आंख खुल भी नहीं रही और तुम्हें अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं मिली है और तुम्हारी बॉडी में फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। पर रिकी सिर्फ एक ही बात बोल रहा होता है कि मुझे काम पर जाने दो। पर अब जब उसकी गाड़ी के आगे से उसकी वाइफ और उसके बच्चे नहीं हट रहे होते तो वो गाड़ी को बैक करके वहाँ से निकल जाता है। उसके पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं हमें रिकी को दिखाया जाता है जो रोते हुए अपनी काम की तरफ बढ़ रहा है। अब उसके दिल में एक सुकून और एक हिम्मत भी है, क्योंकि उसका परिवार जो पूरी तरह से बिखर चुका था वो फिर से उसके साथ आ चुका है, जिस बात की इसे बहुत खुशी है। इसे अब पता है कि आज नहीं तो कल ये अपने परिवार को इस सिचुएशन से बाहर निकाल ही लेगा। पर अगर इसका परिवार बिखर जाता तो पैसे कमाने का, इन मुश्किल हालातों से निकलने का कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि हर एक इंसान के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। एक इंसान अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए सब कुछ करता है, जैसा कि रिकी और एबी कर रहे हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।